हाँ, तो बच्चों हम व्याकरण के अगले पड़ाव अर्थात विशेषण की ओर हम बढ़ रहे हैं। पिछले पीरियड में हमने संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की। अब की बार हम देखेंगे विशेषण। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। देखो यहाँ पर किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? विशेषण। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता, अब संज्ञा की विशेषता अर्थात क्या? या तो फिर संज्ञा की विशेषता में गुण बताएं या फिर धर्म बताएं, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। अभी विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। अब कैसी विशेषता बताता है? तो यह भूरी गाय है, आम खट्टे। अब ये दो उदाहरण हैं। तो अभी देखो, मेरा प्रश्न अब आप लोगों को है, गाय, गाय क्या है? संज्ञा है। तो मेरा प्रश्न ये है, गाय कैसी है? गाय का रंग कैसा है? तो भूरी। तो गाय की क्या विशेषता होगी? भूरी, यानी अर्थात भूरी क्या हो गया? विशेषण। अब दूसरा, आम खट्टे हैं। अभी आम जो है ये क्या हो गया? संज्ञा। तो आम कैसे है? खट्टे। तो आम के बारे में विशेष बात क्या बताई गई है? खट्टे है उसकी विशेषता बताई गई है, बराबर है ना? तो खट्टे क्या हो गया? विशेषण। तो अर्थात जो उपरयुक्त वाक्य उसमें भूरी और खट्टे जो शब्द है वह गाय और आम, गाय और आम क्या है? ये संज्ञा है वाक्य में। तो इन दोनों की क्या बता रहे हैं? विशेषता। भूरी और खट्टे क्या हो गए? उसकी विशेषता। इसलिए दोनों ही शब्द क्या है? विशेषण। इसका अर्थ यह हुआ कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, बराबर है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी विशेष्य क्या होता है? अब इसकी तो कोई यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य। तो फिर हमने जैसे देखा आम खट्टे हैं, बराबर है ना? तो फिर और गाय कैसी है? भूरी है। तो उपयुक्त विशेषण के उदाहरणों में हमने क्या पाया कि गाय और आम ये जो दो जो है, जिसे हमने अब तक संज्ञा कहा था, वह क्या है? विशेष्य है। तो गाय भूरी है, तो गाय क्या है? विशेष्य। और गाय का विशेषण क्या है? भूरी। आम क्या है? विशेष्य। और खट्टे क्या है? उसका विशेषण है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब विशेषण के प्रकारों की ओर हम बढ़ेंगे। तो कुल 5 प्रकार होते विशेषण के: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष प्रकट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब पुनः मैं दोहराऊंगी, किसके? तो संज्ञा या सर्वनाम के क्या प्रकट करता है? या फिर गुण या फिर दोष। अभी गुण, जैसे वह एक अच्छा आदमी है। अब देखो इसमें, अभी वह जो है यह क्या हो गया? सर्वनाम। अब सर्वनाम के बारे में अच्छा, उसकी क्या हो गई? विशेषता। अब अच्छा होना ये गुण हो गया, बराबर है ना? अच्छा आदमी, तो अच्छा क्या है? गुण। और अच्छा ये गुण किसका है? वह। अब वह यानी कि सर्वनाम। आई बात ध्यान में? अब वह की जगह हम राम एक अच्छा आदमी है, तो राम फिर संज्ञा कहलाता, लेकिन राम के जगह यहाँ पे क्या है? वह, अर्थात वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी क्या है? अच्छा आदमी। अच्छा यह विशेषण हो गया। आई बात ध्यान में? और अच्छा ये क्या हो गया? गुण हो गया, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। अभी गुणवाचक विशेषण में रंग भी आ सकता है, बराबर है ना? जैसे उसका रंग काला है, बराबर है? उसका रंग काला है, तो काला क्या हो गया? उसका गुणवाचक विशेषण। काली टोपी, गुणवाचक विशेषण। लाल रुमाल, गुणवाचक विशेषण। आई बात ध्यान में? अभी उसका चेहरा गोल है, अब उसका क्या हो गया? सर्वनाम। और चेहरा कैसा है? गोल, तो गोल क्या हो गया? विशेषण। आई बात ध्यान में? अभी विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अब कैसे? तो जैसे काल, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, अगाऊ, टिकाऊ वगैरह वगैरह, ये सब गुण विशेषण के बारे में विशेष बात होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? आकार होता है, या फिर रंग होता है, या फिर दशा होती है। आई बात ध्यान में? गुण में फिर गुण, अभी जब गुण में कोई ज़रूरत है ना अच्छे गुण आए, गुण तो बुरे भी हो सकते हैं, बराबर है ना?
अच्छा, बुरा, भला, अनुचित, उचित, झूठा, पापी, दोषी, है ना, दुष्ट। तो ये सब गुण। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। दशा, अब दशा कैसी होती है? तो दुबला, पतला, मोटा, सूखा, गरीब, अमीर, ये होगी दशा। आई बता में बुढ़ापा भी दशा हो गई। फिर रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, रंग के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, बहुत सारे रंग है। फिर आकार भी होते हैं गुण विशेषण में, जैसे कि गोल, चौकोर वगैरह वगैरह। अभी आकार बोले तो केवल गोल और चौकर ही नहीं होते हैं, तो आकार में ये भी आता है, जैसे समान, पीला, सुंदर, नुकीला, है ना, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा वगैरह वगैरह, ये भी उसमें आकार में ही आ जाते हैं। तो चलो फिर गुणवाचक विशेषण सबने भली भांति जान लिया। अब अगली प्रकार की ओर बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण तो बहुत सरल है। जिन शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। बराबर ना? मैं बाजार गई, मैं बाजार गई, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। बराबर है। अब मैं बाजार गई। अब आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण क्या पढ़ाने जा रही हूँ। 1 दर्जन केले लिए, 1 दर्जन मतलब कि 12 केले हो गया, तो फिर 1 दर्जन क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। आई बात ध्यान में? तो मुझे गर्मियों में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। अब मुझे क्या हो गया? सर्वनाम। अब मुझे इस सर्वनाम के बारे में संख्यावाचक विशेषण क्या है? 2 महीने की छुट्टी। कितने दिनों की मिलती है? 2 महीने की। तो 2 महीने क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने कहा। अब इस संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। अभी जैसे मैंने कहा कि धूपकाले में मुझे 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। अभी 2 महीने मैंने कहा तो फिर निश्चित संख्यावाचक हो गया, बराबर है ना? किंतु अगर मैं कहती कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी होती है तो फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आई बात ध्यान में? तो निश्चित में क्या होता है कि एक निश्चित पैमाना दिया जाता है, जैसे 1 डज़न, आधा डज़न, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, है ना, एक निश्चित बोध होता है, तो उसे कहते हैं 25 रुपये। तो एक कंफर्म है 25 रुपये ही चाहिए, 50 नहीं, 100 नहीं, 25 ही चाहिए। बराबर है ना? मेरे कक्षा में 70 बच्चे हैं, तो 70 क्या हो गया? निश्चित आंकड़ा हो गया, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे हम निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि निश्चित कोई आंकड़ा नहीं होता है। मुझे बहुत कुछ खाना है, लेकिन बहुत कुछ में क्या खाना है कुछ पता है? मुझे कुछ फूल चाहिए। अरे कुछ है ना, कितने, कुछ में कितने फूल चाहिए कुछ पता है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा खाना है। अरे थोड़ा सा खाने से ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। थोड़ा सा हमें एग्जैक्टली कितना, 2 चपाती खाना है, 1 चपाती खाना है, कुछ पता नहीं है ना? तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आई बात ध्यान में? निश्चित और अनिश्चित में। तो जैसे मैं कहती हूँ कि आज कुछ बच्चे स्कूल में आए, अभी कुछ में 25 आए, 30 आए या 45 आए, कुछ पता रहा है हो रहा है क्या? नहीं, कुछ बच्चे आए, तो वो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक। अब जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध होता है तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी परिमाणवाचक में कैसे होता है कि हमें परिमाण बताना पड़ता है। जैसे मैं बाज़ार में गई तो मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 के साथ मैंने क्या शब्द? मीटर। कौन सा शब्द प्रयोग किया? मीटर, यानी 2 मीटर। मीटर क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। अब आई बदल में, तो परिमाणवाचक विशेषण में भी फिर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो एक निश्चित परिमाण हो गया कि वो मुझे 2 ही मीटर देगा, 2 से कम नहीं देगा और ज़्यादा नहीं देगा। आई वजन में मुझे 1 पाव दूध चाहिए, तो उसको ये निश्चित हो गया कि मुझे 1 पाव चाहिए, नाप तोल में 1 पाव देगा वो मुझे, है ना। 1 सेर घी चाहिए तो मुझे वो 1 सेर घी देगा। समझे? तो ये हो गया सेर, जो हो गया सेर, लीटर, मीटर, ये परिमाण हो गया। और निश्चित है ना, हम एक विशेष परिमाण में बताते कि 2 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर वगैरह वगैरह। तो ये निश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित नापतोल का बोध नहीं होने पाता है। जैसे कि मैं बाज़ार में गई, है ना, और मैंने कहा कि मुझे कुछ धनिया चाहिए। अब धनिया, कुछ धनिया चाहिए ना, वो मेरी तरफ देखते रहेगा कि कुछ है ना कितना चाहिए, बराबर है ना, कितने रुपए का चाहिए, तो वो परिमाण हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे मैं दुकान में गई और मैंने कहा मुझे कुछ दूध दे दो। अब कुछ दूध दे दो यानी 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर चाहिए कि 10 लीटर चाहिए, कुछ पता नहीं चलता है, बराबर है ना। तो वो
ऐसे जब होता है तो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी अगला जो प्रकार है वो है संकेतवाचक या संकेतवाचक या विशेष तौर पे हमारे स्टेट बोर्ड में सार्वनामिक विशेषण के तौर पे जाना जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है तो उस शब्द को हम सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले वह आता है और उसकी विशेषता को वह प्रकट करता है, इसलिए हमने उसे क्या कहा है, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब कैसे होता है कि आप लोग को पता है कि सर्वनाम में विशेष शब्द कौन से प्रयोग होते हैं, मैं, तू, वह, यह वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके सिवाय इसके अलावा भी अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, क्या विशेषता होती है, संज्ञा के पहले आते हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं सार्वनामिक। तो जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ लेना ज़रूरी है कि यहाँ, हाँ, वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। तो अभी ये देखो, नौकर, घोड़ा, ये तो संज्ञा, लेकिन उससे पहले क्या आया, वह नौकर नहीं आया, वह यह सर्वनाम पहले आया, इसलिए वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यह नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह, है ना, वह नौकर नहीं आया और यह घोड़ा अच्छा है, तो वह और यह संज्ञा से पहले आए हैं, इसलिए उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। अभी उसके पश्चात हम देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वह हम अभी ये जो हमने जैसे कि विशेषण के प्रकार देखे हैं कुल, है ना, 5 प्रकार देखे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें से सबसे आखिरी जो प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण जिसे हम देखने जा रहे हैं। तो चलो, तो जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है तब हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो किससे पहले होती है, संज्ञा से होती है। आई बात ध्यान में। अब जैसे कि इलाहाबाद से हो गया इलाहाबादी, अभी यहाँ तो जयपुर से जयपुरी, मैं नागपुर से बोलती हूँ, अब नागपुर से नागपुरी, उमरेड से उमरेडी, है ना। तो ऐसे होता है। तो विशेष्य और विशेषण में संबंध यहाँ जोड़ा जाता है। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे उमरेड में रहने वाला उमरेडी, आई बात ध्यान में, नागपुर में रहने वाला नागपुरी, बनारस में रहने वाला बनारसी, इस प्रकार से। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। हमने बिल्कुल इस विशेषण पाठ के शुरुआती हिस्से में मैंने आपको ये बताया था खट्टे आम के बारे में, है ना। तो खट्टे आम की विशेषता है तो आम विशेष्य हो गया, ऐसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। उसी प्रकार से तो विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, इस प्रकार से होता है। अभी कुछ उदाहरण लेना मुझे लगता है आप लोग को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। रमेश चंचल बालक है और सुनीता सुशील लड़की है। तो इन दोनों ही वाक्यों में हमने क्या देखा कि चंचल और सुशील, बराबर है। रमेश के बारे में क्या है, चंचल, और सुनीता के बारे में सुशील। तो चंचल और सुशील क्रमशः बालक को लेकर और लड़की को लेकर क्या है, विशेष जानकारी दी गई, इसलिए वह क्या हो गया, विशेषण। तो जो संज्ञाओं विशेष्य के पहले आए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य विशेष। अब विधेय विशेषण क्या होता है। अब बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उलझन में नहीं डालूंगी, वास्तव में यह आप लोगों के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, केवल जानकारी हेतु, आप लोगों को जानकारी प्रदान करने हेतु मैं बता रही हूँ। इतना हमें डिटेल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, आई बात ध्यान में। तो इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, एक जानकारी हेतु समझ लो। अभी विधेय विशेषण, तो जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है तो उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। अब दोनों वाक्यों में हमने क्या देखा, काला और आलसी, ये विशेषण है किसके, तो मेरा, दोनों में ही सर्वनाम आया है मेरा मेरा, ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में, दोनों ही मेरा ही सर्वनाम के बारे में जानकारी क्या है, मेरा कुत्ता, मेरा लड़का कैसा है, आलसी, और कुत्ता कैसा है, काला है। तो ये दोनों क्या होगी, विशेष जानकारी होगी इनके बारे में, कुत्ते के बारे में और लड़के के बारे में। तो जो क्रमशः कुत्ता अर्थात संज्ञा और है क्या है, क्रिया है। लड़का संज्ञा और है क्या है, क्रिया, इन दोनों के बीच में आए। तो अब यहाँ पर मैं रुक जाती हूँ क्योंकि यही तक हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से आज हमने विशेषण के बारे में विशेष जानकारी देखी है। अगली बार नई व्याकरण के पाठ के साथ पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे
फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ।